नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। पूरा विश्व एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पर सभी देश चिंतित हैं। सभी समझदार लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक देश अपने इस प्रकार के स्वरूप और उससे होने वाली समस्या अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह की स्थितियां होनी चाहिए हैं उन पर जरूर विचार कर रहा होगा जब विश्व का ये हिस्सा ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। तो हमारे इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर, जिसको यहाँ पर हम इसको एक ग्लोब के रूप में देखते हैं, ये है वो भाग जो वर्तमान में पूरे विश्व का केंद्र बना हुआ है और ये है पश्चिम एशिया। इस पश्चिम एशिया का जो आप एक घेराव देखते हैं, इधर से जो है ये भारत हो गया और एशिया के कुछ बाकी देश हो गए हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया और इसके बीच में जो है ये जो है ऐसी स्ट्रेट हैं जो इसे जो है सेपरेट करती हैं। तो इस पश्चिम एशिया का स्वरूप हम इस तरह से देखते हैं। इस पश्चिम एशिया जहां पर जो है लगभग 8-10 देशों के भीतर में जो है एक युद्ध जैसी स्थिति बनी है और ऐसा लगता है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की जो है शुरुआत जैसी लग रही है। तो इस पश्चिम एशिया में आप ये देख रहे हैं कि ये है वो देश जहां पर जो है युद्ध अपने चरम पर पहुंच रखा है, यानी ईरान। इस ईरान के आसपास के जो देश हैं, यहाँ से जो अरब सागर से जुड़ा हुआ ये ओमान है, जो जहाँ पर जो है ईरान ने जो है आक्रमण किया है, अटैक्स किए हैं। ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर भी जो है अटैक्स हुए हैं। ये सऊदी अरब है, यहाँ पर भी जो है हुए हैं। ये इराक है, यहाँ पर भी हुए हैं। यहाँ पर जो है ये यमन है, टर्की है, जहाँ पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया का, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब आकार में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा देश है ईरान। इस ईरान की जो वर्तमान स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंचा है, ये क्यों है? या फिर हम ये कहें कि ईरान की त्रसदी का जो सफ़र पिछले 40-45 सालों से हम जो देख रहे हैं, वर्तमान में जो इस रूप में उभर कर आया है, ऐसा क्यों है? तो कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों पूरी दुनिया जो है इस युद्ध से जो है एक प्रकार की समस्या से गुजर सकता है या एक बड़ा जो है समस्या आ सकता है। उसका कारण यह है कि ये जो पश्चिम एशिया है, ये पूरे विश्व का जो टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, कच्चे तेल का उत्पादन है, अकेला 30 से 35% का उत्पादन ये पश्चिम एशिया करता है अकेला। इसी के अंदर जो है ओपेक देशों का जो है समूह भी है। इसमें से सऊदी अरब, ये जो सऊदी अरब है, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लगभग 11 से 12% टोटल उत्पादन का। और जो ये ईरान है, ये लगभग पूरे विश्व के टोटल क्रूड ऑयल का 4 से 5% का उत्पादन करता है। अर्थात इन देशों की जो भूमिका है वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है, क्योंकि कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है ये पश्चिम एशिया। दूसरी बात ये है वो जगह जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रही है और इसमें जो है हम ये कहते हैं हार्मोज स्ट्रेट। ये हार्मोज स्ट्रेट है पूरा, और यहीं से पूरी दुनिया को इतने 30 से 35% कच्चे तेल का आपूर्ति होती है यहाँ से निकल करके। जबकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो है ईरान के नियंत्रण में है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं, हार्मूज की खाड़ी। और अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि ये रहा यहाँ पे भारत का 50% कच्चे तेल की सप्लाई इसी हार्मोज स्ट्रेट से होती है।
यानी इस हार्मोज स्टेट से होकर के भारत का लगभग 50% तेल आता है, जो एक बड़ा है और इसलिए हमारे लिए जो है चिंता का विषय है। हालांकि हम ईरान से वर्तमान में काफ़ी कम तेल खरीदते हैं। जब उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो 2016-17 के बाद से भारत ने अपना काफ़ी कम जो है वहाँ से आयात करना शुरू कर दिया था और वर्तमान में जो है ये बहुत छोटा हिस्सा है जो हम 11-12% अपने टोटल रिक्वायरमेंट का वहाँ से खरीदते हैं। परंतु हमारे लिए जो है इस हार्मोज स्ट्रेट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईरान और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम इस तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ कोई भी देश यानी आक्रमण करने वाले देश इन तमाम चीज़ों का आंकलन पहले कर लेते हैं कि उनको इस युद्ध से किस तरह का प्रभाव पड़ना है। तो हम अगर बात करें अमेरिका की कि अमेरिका इस पश्चिम एशिया से कितना लेता है तेल, वो अपनी रणनीति पहले बनाता है। तो अमेरिका यहाँ से सिर्फ 11-12% ही क्रूड ऑयल खरीदता है, बाकी वो अपने खुद के या अपने आसपास के देशों से खरीदता है, जैसे कनाडा से हो गया, मैक्सिको से हो गया, वहाँ से वो ज़्यादा खरीद रहा है या अपना खुद के भी रिसोर्सेज हैं उसके। तो यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा खरीदता है अमेरिका। दूसरा उस क्षेत्र में युद्ध करने वाला देश है इजराइल। इजराइल कितना खरीदता है? इजराइल यहाँ से ना के बराबर खरीदता है। इजराइल ज़्यादातर जो है अफ्रीका के देशों से खरीदता है, या साउथ अमेरिकन देशों से खरीदता है, वहाँ से उसका जो है ज़्यादा क्रूड ऑयल आता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध के लंबा खींचने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु विश्व के बाकी देशों को बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है इसका, अगर ये युद्ध लंबा चलता है और ईरान हार्मोज स्ट्रेट को बंद कर देता है जैसा उसने कर भी दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये बहुत गंभीर होने वाली है और इसका असर जो है एक बहुत जो है आर्थिक रूप में जो है देखने को मिलेगा। अब हम ईरान की बात करते हैं कि इस ईरान की ऐसी स्थिति कहाँ से शुरू होती है। तो जैसे हमें पता है कि 1979 से पहले ईरान में राज सत्ता होती थी और ये जो राज सत्ता जो है ईरान में थी उसको उखाड़ फेंका था जब वहाँ पर जो है इस्लामिक क्रांति होती है। तो इस्लामिक क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो थे खोमैनी, आयातुल्ला खोमैनी जो है उस इस्लामिक क्रांति के जो है लीडर थे, जिन्होंने जो है वहाँ की राज सत्ता जो अंतिम जो वहाँ के राजा थे मोहम्मद राजा पहलवी, जिन्होंने 1941 से लेकर के 1979 तक ईरान में शासन किया और इसके बाद इस्लामिक क्रांति के बाद जो है ईरान से राज सत्ता समाप्त हो जाती है और इस्लामिक जो है गणराज्य के रूप में जो है ईरान स्थापित हो जाता है और उसमें एक नई प्रवृत्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। ये जो नई प्रवृत्ति है ये पिछले अगर हम जो है 45-46 सालों का जो दौर देखेंगे कि ईरान किस रूप में अपने आप को स्थापित करता है और वर्तमान तक ले आता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस खोमैनी शासन ने एक नए स्वरूप में, जैसे हम कहते हैं कि एक इस्लामिक स्वरूप में अपने आप को स्थापित किया, एक कट्टरवादी सोच वाली जो है व्यवस्था के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया, एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जहां पर महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे या फिर उनके पहनाव पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, या फिर हम ये कहें कि उन्होंने अपने आप को स्वयं को जो है एक तरह का इस्लामिक राज्य के एक मुखिया के रूप में भी अपने को स्थापित करने का प्रयास किया था। जैसे उनका उस दौर में कहना था, इस तरह के जो है उनके तमाम वक्तव्य होते थे। तो यहाँ से जो है हम ये कह सकते हैं कि ईरान एक अलग स्वरूप की तरफ जो है जाने लग गया, जबकि हम उससे पहले ईरान को एक आधुनिक राज्य के रूप में देख सकते हैं, या फिर वो तमाम बातें वहाँ पर भी थी जो विकसित राज्यों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, परंतु उसके बाद इसका चलन दूसरे ढंग से आ गया।
खोमैनी के समय पर जो है, जैसे हम जो है देखते हैं कि कट्टरता का जो स्वरूप था वो कई स्वरूपों में जो है देखने को मिलता है। और 1989 में जैसे हमने देखा सलमान रश्दी के खिलाफ भी जो है फतवा जारी किया गया था, उनकी एक साहित्यिक रचना में जो है एक आलोचनात्मक लेख के कारण। तो वहाँ से भी जो है एक स्वरूप वहाँ से उभर कर जो है आता है। ईरान 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अपने आप को अलग थलग भी करता गया, और ये चीज़ें उसे शायद समय के साथ जो है अनुभव नहीं हुई। यही कारण है कि वर्तमान में ये सभी जो देश हैं ये उसकी विरोध वाली स्थिति में है, ये सभी जो है उसके विरोध वाली स्थिति में है, और उसके पास आज की डेट में एक बेहतर और सक्षम पड़ोसी नहीं है जो उसे इस स्थिति में जो है समर्थन करता हो। जबकि उसकी जो नीतियां थी वो एक तो हम अतिवाद के लिए बोल सकते हैं कि अतिवाद जो है या कट्टरता जो है उसके शासन व्यवस्था के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा यहूदी विद्रोह, यहूदी विरोध जो है वो चलन उसके जो है पूरे शासन में देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतिवाद और यहूदी विद्रोह के विरोध का जो स्वरूप हमें ईरान में देखने को मिलता है, उसने उसको वर्तमान स्थिति तक ले आया। इसके अलावा जो है इन पूरे वर्षों में जो एक क्रांति का लाभ मिलना चाहिए था ईरान को, वो क्रांति का लाभ नहीं मिला। ये एक जो है तेल उत्पादक देश था। इस तेल उत्पादक देश ने अपने आप को सैन्य राज्य के रूप में ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया, तो एक बहुत बड़ी राशि उसने सैन्य चीज़ों पर खर्च करनी शुरू कर दी, और उसका जो है नुकसान जो है उसकी आर्थिक स्थिति को हुआ या उसकी सामाजिक भूमिका को हुआ। इस पूरे दौर में जो है जो वहाँ की पब्लिक थी वो इस प्रकार की सत्ता नियंत्रण के विरोध में भी होती है, और उसका जो है स्वरूप हमें आज भी देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये वो जगह है जहां से इन तमाम तेल उत्पादक देशों से तेल निकल करके जो है पूरी दुनिया को जो है दिया जाता है या भेजा जाता है। ये जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां पर जो है समस्या बढ़ रही है। अब अमेरिका का जो कंसर्न है विशेष रूप से वो क्या है वहां पे, अगर हम जो है पश्चिम एशिया में देखेंगे तो ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है। लगभग सभी देशों पे उसके बेस हैं। ओमान में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, ये सऊदी अरब में है, इराक में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है। ये तमाम देश हैं जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, और इन मिलिट्री बेसों में लगभग 11 से 12 हजार सैनिक उसके रह रहे हैं। क्यों इतने बेस जो है अमेरिका ने यहाँ बना रखे हैं, ये बहुत एक समझने वाला विषय है। क्योंकि प्रगति करनी है, विकास करना है, तो किसी भी देश को जो है या तो ऊर्जा की आवश्यकताएं आसानी से पूरी होनी चाहिए उसकी, या फिर उसके लिए एक बाजार बहुत बढ़िया होना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों का जो है उपयोग जो है अमेरिका ने इन जगहों पर किया है। तो इतने मिलिट्री बेस हैं, परंतु नहीं है तो इस देश में, ये वो देश है जहां पर जो है अमेरिका का कोई प्रॉपर बेस नहीं है। और पिछले 1979 से लेकर के अब तक अमेरिका के साथ में उसके अच्छे संबंध भी नहीं है। जो खोमानी शासन था उन्होंने जो है अमेरिका के साथ में अपने इस तरह के जो है संबंधों को जो है तोड़ दिया था, और वो एक अलग दिशा में जो है चल रहे थे। इसके अलावा जो है ईरान की जो एक इच्छा थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, उसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी था। 2005 के बाद जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी जो है उनके इस कार्य का आंकलन किया था कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, अर्थात बम बना सकते हैं, परमाणु बम, जिसका विरोध अमेरिका के अलावा जो है ये वो देश है यानी इजराइल, जो ये इसका
सबसे बड़ा जो है दुश्मन देशों में से एक आता है, क्योंकि ईरान की एक नीति यहूदी विरोधी भी रही है, और यहूदी विरोधी का मूल केंद्र ये यहाँ इजराइल के अंदर बनता है। तो इजराइल उसका सबसे बड़ा दुश्मनों से में एक था, और उसके लिए जो है ईरान ने अपने कई स्वरूपों को, जैसे उसने कई सारे समूहों को जो है समर्थन किया था जो अतिवादी गतिविधियों से संबंधित हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, जिसको उसने स्थापित भी किया और उसका समर्थन भी किया, या फिर जो गाजा में जो है हमास है उसको भी उसका बहुत ज़्यादा समर्थन था। यहाँ तक कैलकुलेशन होती कि जो उसका पूरा गाजा का पूरा जो बजट बनता था उसमें एक बड़ी भूमिका जो है ईरान की होती थी। हूती विद्रोही हैं वो भी जो है उसके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ढंग से जो है जुड़े हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान की जो नीतियाँ थी वही नीतियाँ उसके लिए वर्तमान में जो है एक ऐसे चक्रव्यूह के रूप में जो है तैयार हो गई हैं जिससे उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल है, या फिर कोई भी देश उसके लिए सीधा समर्थन नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का जो सैन्य प्रहार है उसे लंबे समय तक झेलना भी जो है संभव नहीं है। तो ये एक आंकलन है कि साधन संपन्न व्यवस्था वाला देश अपने आप को आइसोलेट करके किनारे करके अपने लिए ऐसी समस्याएं बना सकता है और बाहर के देशों को एक अवसर दे सकता है कि वो उसके यहाँ पर जो है आकर के उसी की व्यवस्था को, उसी की सत्ता को जो है परिवर्तित कर दें। ये मौका अवसर तब दिया मिलता है बाहर के देशों को जब उसकी स्वयं की जनता जो है उससे जो है बेरुखी के रूप में होती है। जैसे हमने हाल के वर्षों में क्या देखा, हमने जो है बांग्लादेश में देखा कि वहाँ की जनता ही जो है अपनी सत्ता के खिलाफ हो गई थी। हमने जो है इसी तरह की स्थिति जो है श्रीलंका के अंदर देखी है, इसी प्रकार की स्थिति जो है लीबिया में देखी है, इसी प्रकार की स्थिति सीरिया में देखी है। तो ईरान का जो एक चक्रव्यूह तैयार था, जहां जैसे जो है वो सीरिया में जो है बसद अल की सरकार के माध्यम से इन चीज़ों को संचालित करती थी, या फिर जो है हिजबुल्लाह के माध्यम से, या हूती के माध्यम से, या हमास के माध्यम से, या फिर उसकी खुद की जो अपनी रणनीतियाँ थी, ये तमाम चीज़ें जो है उसके वर्तमान स्थिति के कारणों के रूप में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अब भारत का एक नज़रिया क्या है, या भारत के लिए क्या ये चिंता का विषय है या नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत अपनी वर्तमान में जो कुल ऊर्जा ज़रूरतें हैं कच्चे तेल के रूप में, वो सबसे ज़्यादा हम आज की डेट में जो है रसिया से जो है अभी तक तो ले रहे थे 35-40% के आसपास, और इसमें जो है लगातार बदलाव हो रहा है। तो भारत अब कई स्वरूपों में अपना बदलाव कर रहा है, परंतु जैसे हमें पता है कि भारत ने पश्चिम एशिया में अपने लिए एक प्रवेश द्वार स्थापित किया था, या फिर चाइना की जो नीति है उसकी काट के रूप में जो है भारत ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया था जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। तो ये चाबहार बंदरगाह है और इसका सीधा लिंक जो है ये मुंबई से यहाँ होना था अरब सागर से होते हुए। ये जो चाबहार बंदरगाह है वो पश्चिम एशिया में भारत के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में भी है, और साथ में जो है जैसे हम बात करें कि इस रास्ते से अकेले भारत का 50% से ज़्यादा कच्चा तेल आता है। तो हमारे लिए ये चुनौती है कि अगर ये प्रभावित होता है, किसी भी तरह से इसमें बदलाव आता है, तो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को नुकसान होगा। और जैसे हाल के जो घटनाक्रम के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के या कच्चे तेलों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये कैलकुलेशंस पे आए हम तो ये मान सकते हैं कि ईरान की वर्तमान जो दशा है उस दशा के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ की शासन व्यवस्था रही है। अगर उसने अपने नागरिकों के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रतिबंध न लगाए होते, महिलाओं के अधिकारों को रोका ना होता, महिलाओं को जो है जैसे 2022 में एक महिला की जो है
वहाँ पर मृत्यु हो गई थी कस्टडी में, जिसके बाद जो है एक पूरा आंदोलन जैसा तैयार हो गया था। 2022 से लेके लगातार अभी तक चल रहा था। इसीलिए एक बड़े वर्ग ने ईरान में वहाँ के सुप्रीम नेता के मरने की खुशी को भी जाहिर किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की सत्ता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ा वर्ग उसका विरोध करना शुरू कर दे और उसको नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि जो है जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता के हिसाब से काम करना आवश्यक है। और अब क्या होगा, वो एक कई सारे जो है विकल्प की स्थिति वहाँ पर बनेगी। तो इस प्रकार से जो है भारत भी जो है चिंतित है इस विषय से कि कैसे ये समस्या जो है जल्दी से निपटे। हालांकि बहुत जल्दी से इसका सीधा जो है निष्कर्ष निकलना मुश्किल है, परंतु कुल मिला के इन आक्रमणों का जो मूल उद्देश्य है वो था वहाँ पे सत्ता परिवर्तन। परंतु सत्ता परिवर्तन एक अकेले व्यक्ति को मार करके हासिल करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत से संस्थान प्रतिष्ठान वहाँ के अभी भी हैं जो उस तरह की सोच समझ और व्यक्तियों से भरे हैं और उसका संचालन वो जो है कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी वहाँ पर फिर कोई और व्यक्ति आकर के उसी व्यवस्था को चला सकता है। हालांकि जो है मोहम्मद रजा पहलवी वापस इस तरह की जो है कोशिश कर रहे हैं, परंतु लगता नहीं कि कोई जल्दी से इस तरह का जो है समाधान निकल करके आएगा। तो त्रस्तदी का कारण स्वयं ये बाकियों के लिए भी जो है एक उदाहरण है कि कैसे इस तरह की स्थितियां न पन पाई जाए। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।